In this lecture we will talk about Planck's quantum hypothesis। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना के बारे में। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड दो लॉज की हमने बात की थी, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और उस दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के द्वारा हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। साथ ही हमने यह नोट किया था कि क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड रेले जीन्स रेडिएशन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के द्वारा कंप्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। सो इसी ऑर्डर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मीन्स एक ऐसा लॉ जिसके द्वारा कंप्लीट उस स्पेक्ट्रा को कंप्लीट वेवलेंथ रेंज के लिए उस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया जा सके, इसी डायरेक्शन में प्लांक्स ने एक अपनी हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी जिसे हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, प्लांक्स की क्वांटम परिकल्पना। सन 1900 में मैक्स प्लांक ने यह सजेस्ट किया कि ब्लैक बॉडी की दीवारों से जो रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। प्लांक ने अपनी परिकल्पना में यह बताया कि कोटर की दीवारों से जो विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन होता है यह सतत रूप में नहीं होता है, बल्कि किसी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और जिनकी एनर्जी किसी मिनिमम एनर्जी के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होती है। उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि ब्लैक बॉडी की दीवारों से जो रेडिएशन का इमिशन या एब्सॉर्प्शन होता है, या यह कहा कि जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मिनिमम एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। उन्होंने यह बताया कि ब्लैक बॉडी की वॉल से एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन एक मिनिमम क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है और उस मिनिमम एनर्जी को यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जितना कि एक कोटर की दीवारों से विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा। और इस थ्योरी को कहा जाता है प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी। मेनली इस थ्योरी का जो आउटकम था वो यह था कि इस थ्योरी में यह एक्सप्लेन किया गया था क्वांटा के कंसेप्ट को। साथ ही उन्होंने यह बताया था कि जो एनर्जी इमिशन और जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो रहा है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, वह सतत नहीं होता है, बल्कि विविक्त रूप में होता है। मीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। और उस डिस्क्रीट फॉर्म की मिनिमम एनर्जी को उनको नाम दिया था क्वांटा। और वो एनर्जी दी जाती है E इज इक्वल्स टू द एच न्यू। यहाँ पर H है प्लैंक्स कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। साथ ही न्यू है उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे उन्होंने एक मिनिमम एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया था, दैट इज द E इज इक्वल्स टू द एच न्यू। मेनली उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को यूज में लेते हुए उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर की जो प्लांक के दोलक है उसकी औसत ऊर्जा क्या होगी। देखिए हम पिछली क्लास में हमने ये माना था कि जो ब्लैक बॉडी की वॉल है वो एक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करते हैं। हमने यहाँ पर यह कहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेटर विद एनर्जी एन एच न्यू, एन यहाँ पे कोई ऑसिलेटर्स का नंबर है। हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ऑसिलेटर्स का नंबर जिनकी एनर्जी एन एच न्यू है, उनकी ऑसिलेटर का नंबर क्या है, कैपिटल एन एन। और वो दिया गया उन्होंने a exponential of minus n h nu upon kt, where small n is any integer number and capital N is the number of oscillator। mainly दोलक की संख्या है कैपिटल n जिनकी ऊर्जा है NH न्यू, और यहाँ पर n है, स्मॉल n है, एक इंटीजर नंबर। अगर हमें यह पता है कि NH न्यू संख्या वाले कुल दोलकों की संख्या है कैपिटल NN, मीन्स ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी है NH न्यू उनका नंबर है NN। आगे हम बात करते हैं व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ NH न्यू एनर्जी ऑसिलेटर। उस केस में
NH न्यू एनर्जी रखने वाले ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी, उनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। सो उसको हमने रिप्रेजेंट करा है EN से। सो देखिए, अगर हमें पता है कि हमारे पास में कैपिटल NN ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी है NH न्यू, तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सो टोटल एनर्जी विल बी द NH न्यू एंड N इन सबस्क्रिप्ट। सो EN है कुल ऊर्जा NH न्यू एनर्जी वाले दोलकों की। सो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, सो E उसको हम लिखेंगे समीशन ओवर EN के फॉर्म में, हम इनका सम कर दे टोटल। सो द टोटल एनर्जी विल बी द समीशन ओवर EN, दैट विल बी द समीशन ओवर NH न्यू एंड N। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मीन एनर्जी की, सो मीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेटर। अगर हम बात करते हैं औसत ऊर्जा की, तो औसत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय द दोलकों की संख्या। सो इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए हम ऑसिलेटर की मीन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी के मीन या एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्रैकेट से। सो हमने इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, मीन ऑफ एनर्जी दैट विल बी द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अभी हमने ऊपर बात की थी, दैट इज समीशन ओवर NH न्यू एंड N डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, दैट इज समीशन ओवर NN, यानी दोलकों की कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय दोलकों की संख्या। सो यहाँ पे हमने उसे सीधा सीधा अप्लाई किया है, यहाँ से हमने NN की वैल्यू को यहाँ पे एक्सपुट किया है। अब क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल A इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम समीशन के सिंबल से सीधा बाहर ले सकते हैं। जब हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इस कांस्टेंट A को समीशन से बाहर लिया तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे अब क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम x इज इक्वल्स टू द h न्यू अपॉन kt। सो हमने माना कि x बराबर है h न्यू अपॉन kt के। हमने यह क्यों माना है, क्योंकि h कांस्टेंट है, k यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल T इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, T यहाँ पे कोटर का तापमान है, जो हमने कृष्णिका मानी थी उसका टेम्परेचर है। सो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट। सो हमने इसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज स्मॉल x। जब हमने इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलती है। अब बेसिकली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस nx है। सो हमने ये जो ऊपर में समीशन ओवर nx एक्सपोनेंशियल माइनस nx है, इसको हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ d ओवर dx समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस nx इंटू x, तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जब मैं इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन देखती हूँ, तो देखो खुल के देखिए क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का e की पावर x के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nx, n बाहर आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे n मिल जाएगा, यहाँ से हमने x को इधर लिखा है। सो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपली जो हमारा एक्सप्रेशन था समीशन ओवर nx एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nx को हमने सिंपली डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यहाँ पे राइट अप किया है। सो जब हम इस डिफरेंशिएशन को ओपन करेंगे तो हमारी इक्वेशन यही मिलेगी, समीशन ओवर nx एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nx। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट टर्म को ओपन करने का फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर माइनस nx, दैट इज द 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस nx प्लस e की पावर माइनस 2x। बेसिकली हमने यहाँ पे n की वैल्यू को यहाँ पे यूज किया है। सो e की पावर माइनस nx को लिखा 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। जब हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं बाइनोमियल फॉर्म में, तो बाइनोमियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस x की पावर माइनस 1, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nx को हम लिखते हैं 1/1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस x। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा न्यूमरेटर था उसको हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाती है, तो हमने केवल इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा। देन आगे हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nx को हमने इस बाइनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब देखिए डिनोमिनेटर की फॉर्म हमें मिल गई है और हमने ऊपर क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में ये जो समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस nx है ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है।
सो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन एक्स की वैल्यू पुट करी और सीधा हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसका यहाँ पे अवकलन किया है। जब हम इस अवकलन को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला चल रहा था एवरेज एनर्जी की। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑसिलेटर की मीन एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं दोलक की औसत ऊर्जा की। सो उस केस में उसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करा है, तो सीधे हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इनकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सो उस केस में देखिए KT, अब हमने क्योंकि माना था कि x बराबर है h न्यू अपॉन KT के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए x KT, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये वाली। तो इसको हमने डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की जगह रखा, माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की जगह हमने ये इक्वेशन को पुट किया। जब हमने इसको पुट किया तो हमारे को इक्वेशन मिलती है फाइनली एक्स के टी अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1। सो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है एक्सप्रेशन फॉर मीन एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी हमने ऑसिलेटर के लिए एक मीन एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है। तो देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया था दैट x इज इक्वल टू द h न्यू अपॉन kt। सो हम यहाँ पे इस x को मेन हमारी टर्म से रिप्लेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे x की जगह पुट किया h न्यू अपॉन kt। सो kt से kt कैंसिल हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है दैट इज अ h न्यू अपॉन ई रेज टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें मिला है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। सिमिलरली हम इसी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू द क्या होता है c अपॉन लैम्डा। सो हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के टर्म में। न्यू की जगह हमने रखा है सीधा सीधा c अपॉन लैम्डा। तो हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है ऑसिलेटर की मीन एनर्जी के लिए, दोलक की औसत ऊर्जा के लिए। अब देखिए हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो फॉर्मूला है क्लासिकल थ्योरी के लिए वैलिड होता है। सो देखिए जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की, तो क्लासिकल थ्योरी में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 0 ले जाते हैं, मतलब क्लासिकल थ्योरी कंसीडर्स द 0 वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सो जब हम हमारे जो इस एक्सप्रेशन में जब हम h की जगह 0 रखते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर में ये जो x की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं e रेज टू द पावर x के फॉर्म में। e रेज टू द पावर क्या होता है 1 प्लस e रेज टू द पावर x एंड सो ऑन। तो इसको लिखा 1 प्लस h न्यू अपॉन kt। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया क्योंकि हम कह रहे हैं h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है। तो सॉल्व किया तो क्या आता है h न्यू अपॉन kt। तो यहाँ से h न्यू अपॉन kt आता है, h से h कैंसिल होता है, न्यू से न्यू कैंसिल होता है। तो उस केस में ऑसिलेटर की मीन एनर्जी हमें मिलती है kt। सो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स है वो क्लासिकल थ्योरी से मैच कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी में हम बात करते हैं ऊर्जा समविभाजन के नियम की, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, जिसमें यह कहा जाता है कि हर एक ऑसिलेटर के पास में मीन एनर्जी kt होती है। सो अभी हमने यह देखा कि जब हम प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस को यूज में ले रहे हैं, तो उससे जो मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन निकला है, वह एक्सप्रेशन को जब हम क्लासिकल लिमिट्स की बात करते हैं तो हमें वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि हमें क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड रिजल्ट्स मिल रहे थे। सो आगे अभी हमने बात करी है ऑसिलेटर की मीन एनर्जी की। आगे हम बात करते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की। देखिए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी, दैट इज u लैम्डा इनटू d लैम्डा। अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी, E निकाला है, अभी हमने E फाइंड आउट करा है। E मतलब हमने निकाली है मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। हमारे पास में मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर का फॉर्मूला क्या आया था, hc अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ओवर hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। साथ ही यहाँ हम जानते हैं n लैम्डा इंटू d लैम्डा, यानी कि ऐसे ऑसिलेटर्स का नंबर जिनकी वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज के बीच की है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि सपोज मैंने बात करी है कि कोई ऑसिलेटर है जिसकी वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक।
तो हम इसको एक रेंज दे सकते हैं। 30 को क्या हो गया लैम्डा, और 30 में हमने क्या करा, अगर हम 30 प्लस 90 की बात कर रहे हैं, 30 से 90 सेंटीमीटर की, तो 30 में हम 60 को ऐड कर दें तो 30 सेंटीमीटर से लेके 30 प्लस 60 सेंटीमीटर तक। तो वैसे ही हम कह रहे हैं लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज तक। तो अगर उस केस में ऑसिलेटर्स का नंबर है एन लैम्डा डी लैम्डा, तो हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, और वो हमें पता है दैट इज एट 8 पाई अपॉन लैम्डा रेज़ टू द पावर 4। सो यहाँ से हमने उस एक्सप्रेशन को यूज किया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के लिए। ये एक्सप्रेशन हमें मिला है वेवलेंथ के टर्म में, तरंग दैर्ध्य के टर्म में मिला है। अब हम आगे इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर ऑसिलेटर की एनर्जी निकाली है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, दैट इज h न्यू अपॉन e रेज़ टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। तो हमने यहाँ लिखा h न्यू अपॉन e रेज़ टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 इंटू d न्यू, और यहाँ पे हम देखेंगे n न्यू इंटू द d न्यू। n न्यू इंटू d न्यू है ऐसे ऑसिलेटर्स का नंबर जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू प्लस डी न्यू की रेंज के है। अभी हमने बात करी है रेंज का कंसेप्ट, जो मैं बार बार यहाँ पे यूज में ले रही हूँ, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू। इसका भी मतलब वैसे ही होगा, सपोज मैंने बात करी है 30 हर्ट्ज से लेकर के 90 हर्ट्ज की रेंज की, तो मैं इसको न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में कैसे कह सकती हूँ, 30 हर्ट्ज से लेकर के 30 प्लस 60 हर्ट्ज तक। सो उस केस में हमारे पास में न्यू के लिए भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया है, दैट इज 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन ई रेज़ टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। सो एक एक्सप्रेशन प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हुए ऑसिलेटर की मीन एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद में एक एनर्जी डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो आगे हम बात करेंगे डिस्कशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स के इस विकिरण नियम को अगर हम आगे विवेचना कर रहे हैं कि क्या ये जो प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस पर जो ये फॉर्मूला दिया गया था, क्या इस फॉर्मूले के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा के कंप्लीट वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन किया जा सकता है या नहीं। सो अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन दो केसेस की, क्योंकि हमने यह देखा था कि क्लासिकल थ्योरी में रेले जीन्स रेडिएशन लॉ तो केवल हायर वेवलेंथ के रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, और वीन्स रेडिएशन लॉ केवल लोअर वेवलेंथ के रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहा था। मीन रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा हम केवल उच्च तरंग दैर्ध्य की बात कर पा रहे थे, और वीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा हम निम्न तरंग दैर्ध्य की बात कर पा रहे थे। केवल इन दो केस के लिए अलग अलग हमें लॉस की बात की थी। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ अभी डिराइव किया गया है, इस लॉ को क्या हम शॉर्ट वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ दोनों रेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्लीट स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। देखिए लघु तरंग दैर्ध्य का मतलब है जब लैम्डा की वैल्यू हम एक लोअर रेंज में बात कर रहे हैं। सो लोअर रेंज में बात करने के लिए हमने क्या देखा, देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन था वेवलेंथ के लिए। सो इस केस में हमने कंसीडर किया है hc अपॉन लैम्डा kt की टर्म को, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में मेनली हमें यह टर्म मिल रही है। सो लैम्डा शॉर्टर वेवलेंथ के लिए कहने का मीनिंग है जब हम बात कर रहे हैं निम्न तरंग दैर्ध्य की, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू तो डेफिनेटली कम होगी, और किससे कम हम देख रहे हैं hc अपॉन kt से। सो हमारा एक्सप्रेशन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए होगा hc अपॉन kt मच ग्रेटर देन लैम्डा। सो hc अपॉन kt मच ग्रेटर देन लैम्डा के लिए हम यहाँ देखेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को। सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के इस कंसेप्ट को अब हम यूज में लेंगे एनर्जी डेंसिटी के इस फॉर्मूला के लिए, दैट इज u लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई hc अपॉन लैम्डा रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशियल ओवर hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। सो हमने यहाँ पे ये माना है कि hc अपॉन kt की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लैम्डा, मीन्स लैम्डा की वैल्यू कम है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो एक्सपोनेंशियल में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो उस केस में हम इस -1 को नेग्लेक्ट करते हैं।
सो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन में, जिस पर मैं मेरा पॉइंटर रोटेट कर रही हूँ, इस एक्सप्रेशन में हमने -1 को नेग्लेक्ट किया और तब हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज 8 पाई hc अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल ओवर hc अपॉन kt। इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा और हम यहाँ देखते हैं 8 पाई hc और लैम्डा। सो यहाँ पे 8 पाई hc में ये सभी कांस्टेंट टर्म है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है लाइट की वेलोसिटी, ये सभी एक कांस्टेंट टर्म है। सो इनको हमने नाम दिया है a, दैट इज कैपिटल A विल बी द 8 पाई hc। और यहाँ पे hc अपॉन k भी कांस्टेंट है, k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है माइनस स्मॉल a। सो जब हमने इन कंसीडरेशंस को इस इक्वेशन में यूज किया तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ के लिए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की एक फॉर्म मिलती है, दैट इज द a लैम्डा रेज टू द पावर -5 e रेज टू द पावर -a अपॉन लैम्डा t इंटू द d लैम्डा। सो यहाँ से हमने देखा कि जब हमने बात की थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा था कि लोअर वेवलेंथ के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल था, वीन्स रेडिएशन लॉ। और वीन्स रेडिएशन लॉ में हमें यही टर्म मिल रही थी, लैम्डा की पावर -5 के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी एनर्जी डेंसिटी। सो हमने देखा कि जब हम प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं और जब हमने हमारा कंसीडर किया है लोअर वेवलेंथ के रीजन को, तो हमें उस केस में वही फॉर्मूला मिल रहा है जो हमने वीन्स रेडिएशन लॉ के केस में देखा था। अब आगे हम बात करते हैं लार्जर वेवलेंथ के लिए। सो लार्जर वेवलेंथ के केस में हम देखते हैं hc अपॉन kt की वैल्यू कम हो जाएगी एंड इट विल बी मच लेस देन एज कंपेयर टू द लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी। सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं लार्जर वेवलेंथ के लिए, सो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज में लिया है। जब हमने इस वेवलेंथ के फॉर्मूला को यूज में लिया, सो देखिए हमने क्या बोला है, hc अपॉन kt की वैल्यू बहुत ही कम है। सो जब हम ऐसे बात करते हैं, जब एक्सपोनेंशियल में कोई टर्म हम लेते हैं और जब वो वैल्यू बहुत कम होती है तो हम उसको पहले एक्सपेंड करते हैं। सो हमने e की पावर इस टर्म को, e की पावर hc अपॉन लैम्डा kt को हमने पहले ओपन किया, 1 प्लस e रेज टू द पावर x की फॉर्म को, e की पावर x को क्या लिखते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया, सीधा हमने लिखा e की पावर x को क्या लिखा, 1 प्लस x, यहाँ पे x क्या है, hc अपॉन लैम्डा kt। सो हमारा ये क्या हो गया, 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा kt। जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज में लिया तो उस केस में हमें ये इक्वेशन मिलती है 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू hc अपॉन hc इंटू लैम्डा kt। फाइनल सॉल्व करने पे हमें मिलता है 8 पाई kt अपॉन लैम्डा की पावर 4। सो हमने देखा जब हमने प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस को यूज में लेते हुए लार्जर वेवलेंथ के लिए रेडिएशन लॉ की बात की है, तो उस केस में हमें वही फॉर्मूला मिलता है जो फॉर्मूला हमने क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के लिए देखा था। रेले जीन्स रेडिएशन लॉ में हमें एनर्जी डेंसिटी मिल रही थी लैम्डा की पावर -4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस केस में भी हमें एनर्जी डेंसिटी मिल रही है लैम्डा की पावर -4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के द्वारा यह कंक्लूजन निकल के आया कि जब यह कंसीडर किया गया कि ब्लैक बॉडी की दीवारों से जो एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है वह कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में है। मीनिंग जब यह माना कि कृष्णिका की दीवारों से जो ऊर्जा का उत्सर्जन और जो अवशोषण हो रहा है वह सतत रूप में न होकर विविध रूप में होता है, जब इस फंडामेंटल पॉइंट को यूज में लेकर के एक रेडिएशन लॉ डिराइव किया गया, तो यह देखा गया कि वह लॉ लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ दोनों रीजंस के लिए अप्लाई है। सो एक ही फॉर्मूले के द्वारा हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के उस कंप्लीट स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने बात करी है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की। अब हम आगे इसी में बात करते हैं स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ की। तो देखिए स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की, जिसमें हमने यू से डिफाइन करा है। देखिए एनर्जी डेंसिटी की जब हम बात कर रहे थे तो हम एक पर्टिकुलर रेंज लेके चल रहे थे, लैम्डा
और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। बट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए हमने क्या किया, जो हमारी एनर्जी डेंसिटी थी उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, और इंटीग्रेशन हमने किया है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बिकॉज क्योंकि हमने कहा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उपलब्ध होती है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, लिमिट को हमने लिया है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। सो यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू hc अपॉन e रेज़ टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। सो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, आगे देखिए हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है hc अपॉन लैम्डा kt को x के इक्वल। सो लेट अस अज्यूम दैट hc अपॉन लैम्डा kt इज इक्वल्स टू द x। अब क्योंकि जब हम ये कंसीडर कर रहे हैं लैम्डा की टर्म इसमें इंक्लूड हो रही है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन में लैम्डा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डी लैम्डा है इसको x में कन्वर्ट करेंगे। सो सीधा सीधा हमने यहाँ पे इसमें लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। यहाँ से जब हमने इस डिफरेंशिएशन की टर्म को सॉल्व किया तो हमें डी लैम्डा मिल जाएगा, और ये डी लैम्डा हमें मिलेगा dx की फॉर्म में। सो यहाँ से हमने जब इसको रीअरेंज किया, सो हमें डी लैम्डा मिलता है dx की फॉर्म में। सो देखिए हमें यहाँ से डी लैम्डा मिला, दैट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर kt अपॉन hc इंटू dx, ये हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ से हमने देखा है, यहाँ पर हमने ऊपर नीचे kt अपॉन hc से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये हो गया हमारा dt, ये हमारा kt था, hc था, यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास में टर्म hc, तो kt और hc को हमने यहाँ ले लिया लैम्डा, यहाँ पर हमने लैम्डा की एक वैल्यू यहाँ से पुट करी है। तो देखिए लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, hc अपॉन x kt। तो यहाँ पे हमने लैम्डा स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, hc अपॉन x kt का स्क्वायर। सो यहाँ पर बेसिकली हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करी है इस इक्वेशन से x की टर्म में, और रिमेनिंग टर्म जो थी kt अपॉन hc वो एज इट इज है। जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल डी लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन आता है hc अपॉन x स्क्वायर kt इंटू dx। सो अब हमने क्या करा है, इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में जो डी लैम्डा की टर्म है उसकी जगह पर हम ये वाली इक्वेशन यूज में लेंगे, hc अपॉन x स्क्वायर kt इंटू dx। सो हमारी टोटल एनर्जी होगी u विल बी द 0 टू द इनफाइनाइट 8 पाई hc अपॉन एक्सपोनेंशियल, इसको हमने x कंसिडर किया है, एक्सपोनेंशियल ओवर x माइनस 1। डी लैम्डा की जगह हमने यूज में लिया है hc अपॉन x स्क्वायर kt इंटू dx, और लैम्डा की जगह हमने यहाँ से x की टर्म में रखा है hc अपॉन x kt। सो हमारे पास में एक इंटीग्रेशन की इक्वेशन आती है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस फॉर्मेट में फाइनल हमें एक्सप्रेशन मिलता है। अब क्योंकि ये सारी टर्म कांस्टेंट है, 8 पाई k की पावर 4 t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब c क्यूब, तो हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। जब हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं सो उस केस में हमारे पास में एक मेन इंटीग्रल की टर्म आती है, इंटीग्रेशन ओवर x क्यूब dx अपॉन e रेज़ टू द पावर x माइनस 1। इस इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने यहाँ पर यूज में ली है, एंड दैट वैल्यू इज पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 15। जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया सो हमने देखा कि टोटल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन आता है जिसमें हम देखते हैं बाकी सभी टर्म्स कांस्टेंट है, और ये सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर के। सो हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो मेनली हमने इस लेक्चर में बात करी है, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को क्लासिकल थ्योरी के द्वारा जिन दो लॉज पे डिस्कस किया गया था, दैट वाज रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और आज के इस लेक्चर में हमने बात करी है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस की, जिसका मेन पॉइंट ये था कि इसमें यह कंसेप्ट कंसीडर किया गया था कि एनर्जी का इमिशन, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन का इमिशन और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वह कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है,
सतत फॉर्म में नहीं होता है बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और उन छोटे बंडल्स को नाम दिया जाता है क्वांटा और इस थ्योरी को नाम दिया गया था क्वांटम थ्योरी। और इस क्वांटम थ्योरी के बेस्ड पर जो लॉ डिराइव किया गया था उस लॉ के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के वेवलेंथ के कंप्लीट रीजन को, मीनिंग है 0 से लेकर के इनफाइनाइट यानी कि लोअर वेवलेंथ से लेकर के हाई वेवलेंथ तक के कंप्लीट रीजन को एक्सप्लेन किया जा सका था। थैंक यू।